नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। आपने पिछली वीडियो देखी, काफ़ी अच्छा लगा। नया नया रिस्पॉन्स है, नया नया टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप पहले की तरह रिस्पॉन्स दोगे। तो हमारा एग्जाम मेंटर चैनल है, इसका मेन लोगो है डिस्कवरी और बेस्ट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम सीखने के लिए आए हैं। आप लोग सीखो, मुझे भी सिखाओ। और कुछ अच्छा नहीं लगे तो मुझे बताओ, कमेंट करो। क्योंकि भाई यही टाइम है पढ़ाई करने का। इसके बाद तो फिर आपको 2-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत को देने हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम आगे हिस्ट्री के आगे पढ़ेंगे, जो हमारे लूसेंट के अंदर है। लूसेंट जी के लेक्चर 2 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ओके। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेद पढ़ लिए थे, चारों वेद पढ़ लिए थे। कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के बारे में, चारों के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। एज पर आर लूसेंट। तो इन वेदों को समझने के लिए भी कुछ चीज होती है। क्या चीज होती है? ये आप मेरे से ज्यादा जानते हो क्योंकि आपने ही पढ़ी है, पर तरीके से पढ़ते हैं। पहली होती है हमारी शिक्षा। दूसरी ज्योतिष। पुराने टाइम पे ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इन सब के बेस पे हम अपने वेदांग को समझ सकते हैं, वेदों को समझ सकते हैं इन वेदांग के जरिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, अब भाई पुराण तो हम पढ़ते आ रहे हैं। जब भी घर में कुछ होता है तो गरुड़ पुराण मरने से पहले पढ़ा जाता है। नरकगामी होंगे, तो ऐसे हमारे कई सारे पुराण लिखे गए हैं हमारे। वैसे तो हमारे पुराण होते हैं 18, पर हमने जो बेसिकली जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमारे उनमें क्या है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। ठीक है, तो ये सब चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमारा किसके अंदर मिलता है? पुराणों में। मतलब जो हमारे इतिहास में क्या हुआ है, क्या कहानी हुई है, ये सब हमारी एक तरह की हिस्ट्री बहुत अच्छी मिलती है हम पुराणों के जरिए। अपने मतलब जो अपने भगवानों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं हम, अपनी हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो इन सब चीज के बारे में किससे मिलता है? पुराणों से मिलता है। इसके लेखक और रचयिता किसे माना जाता है? इसके लेखक और रचयिता हमारे लोमहर्ष है, तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो राजाओं की वंशावली को पढ़ने के लिए हमारे 5 पुराण है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। और एक चीज, जो पुराणों का जो पाठ है वो कौन करते थे मंदिरों में? पुजारी किया करते थे। एक चीज ध्यान रखना, वेदों को हमारी स्त्रियां नहीं पढ़ सकती थी, पर इसको हमारी जो स्त्रियां होती है वो सुन सकती हैं। शूद्र हमारे सुन सकते हैं, पढ़ने की अनुमति तो इसमें भी इनको नहीं थी पुराने समय में। आज के टाइम पे तो हमारी सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे हम ऊंच नीच तो हम देखते नहीं है। अब हम सब समान है, पर पुराने टाइम पे हुआ करता था। वक्त बदलता गया, चीजें सुधरती गई हमारे में। ठीक है, तो हमारा सबसे प्राचीन और मतलब प्रमाणिक, मतलब जिसका हमें पता है कि चीज है, तो वो क्या है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक। अब भाई पुराण की भाषा क्या होगी? आप ही बताओ। संस्कृत श्लोक होगी भाई, क्योंकि हमारी सारी चीजें किसमें लिखी गई है? संस्कृत। हमारी हमारी भाषा हम बोलते आ रहे हैं, जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, हमारी संस्कृत भाषा। तो इसमें हमारे जो श्लोक वगैरह है संस्कृत श्लोक में है। अभी मैंने बताया, स्त्रियां एवं शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति थी, वो भी पुराण सुन सकते थे। मैत्रेयनी संहिता, स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति दिखाई गई है। सबसे गलत चीज है जो। ठीक है, हमारी स्त्री आज हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रही है, पर हमारी स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति दिखाई गई है। इसके अंदर हमारा स्त्री को जुआ, शराब, सट्टा, ये सब की तरह स्त्री को पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा खोट दिखाया गया है, दोष दिखाया गया है। अब हमारा आता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण भी हमने इससे पहले ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? ऋग्वेद के बाद कोई भी प्रमाणिक या किसी भी चीज को मानते हैं तो शतपथ ब्राह्मण को ही मानते हैं। और इसमें हमारी स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, यानी कि हाफ, बेटर हाफ। जवालोपनिषद, चारों आश्रम का उल्लेख, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य जो हम अपनी फॉलो करते हैं जब तक हमारी शादी नहीं होती, गृहस्थ जो हम शादी के बाद फॉलो करते हैं, वानप्रस्थ इसमें हमें क्या होता है? वन चले जाते हैं, मतलब प्रस्थान कर जाते हैं। और लास्ट में हमारा क्या होता है? संन्यास। तो समझ में आया? मनुस्मृति स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक शुंग काल का मानक ग्रंथ। शुंग काल कब आया था हमारा? भाई बताएगा कोई? मौर्य काल के बाद हमारा जस्ट शुंग काल आया था। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय के बारे में जानकारी देती है हमारी नारद स्मृति। जातक में बुद्ध पूर्व जन्म की कथा और कहानी बनी। अभी आप आगे पढ़ेंगे हम कि जातक कथाएं जो होती है हमारी किसके लिए होती है? बुद्ध के लिए होती है। ठीक है, कथा वस्तु,
कथा वस्तु हमारी क्या है, ये भी हमारा एक ग्रंथ टाइप है। इसमें हमारा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। अब हीनयान पूछेगा भाई क्या होता है, तो हीनयान अभी वैसे हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी भी सुन लो। हीनयान और महायान हमारे चौथी बुद्ध संगति के बाद हमारे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, और ये हमारी कहाँ हुई थी, ये हमारी हुई थी कश्मीर में। ठीक है, तो अब हमारा आता है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनांकों के साथ वर्णित। इसके अंदर हमारा कथा वस्तु है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, जो में कई सारे कथनांकों के साथ वर्णित है। जैन धर्म साहित्य आगम, इसका आता है क्वेश्चन कि भाई दोनों का आता है, भाई कथा वस्तु भी पूछ लेते हैं, जैन धर्म में साहित्य पूछ लेते हैं क्या है, तो इसका आगम है। कल्प सूत्र आरंभिक इतिहास बताता है हमारा जैन धर्म के बारे में। भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्य, महावीर जी ने क्या क्या किया अपने जीवन काल के दौरान, उनके साथ क्या, कौन राजा रहे, कौन उनकी प्रजा, मतलब एक तरह से हम प्रजा तो नहीं, उनके अनुयायी बोलेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कंफ्यूज मत हो जाना कि इकोनॉमिक्स होती है। अर्थशास्त्र यहाँ पे राजनीति शास्त्र है, जिससे हमारे किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा था। जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। काफी बार पेपर में क्वेश्चन आया था चाणक्य कौन था, तो मतलब ऐसा नहीं चाणक्य कौन था, मतलब कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो वहाँ पे कौटिल्य भी लिख सकते हैं, विष्णुगुप्त भी लिख सकते हैं, चाणक्य भी लिख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसके अनुवादक हमारे श्यामा शास्त्री माने जाते हैं। यहाँ 15 अधिकरण में डिवाइड है, 180 प्रकरण है। मौर्य काल इतिहास की अच्छे से जानकारी दी गई है, क्योंकि हमारा मौर्य काल भाई चाणक्य की ही देन था। अब राजतरंगिणी, इसमें 8 तरंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया, संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिखने का किसी चीज को प्रयास किया गया था हमारे राजतरंगिणी में। लेखक कल्हण, और इसमें हमारा कश्मीर का इतिहास है। चचनामा, लेखक अली अहमद अज्ञात है, इसका भी आज तक लेखक का अज्ञात है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। अष्टाध्यायी संस्कृति भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि हमारी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो हमारा क्या है, अष्टाध्यायी। उसके इसके रचयिता या लेखक कौन थे, हमारे पाणिनि। और इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्यन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो भाई इतना समझ में आया होगा, मैं होप करता हूँ। अब इसके बाद आती है हमारी गार्गी संहिता। इसके लेखक कौन है, कत्यायन, ज्योतिष ग्रंथ। है तो ज्योतिष ग्रंथ, पर इसमें भी एक युद्ध के बारे में साथ में डाल दिया गया। मतलब इसमें ऐसा लिखा गया है कि इसमें मतलब भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था उसका इसमें उल्लेख मिलता है। और इसमें इसके अलावा महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे, अभी मैंने बताया शुंग कब आए थे, हमारे मौर्य के बाद आए थे। अभी हम पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो अभी सुनते जाओ, स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है पेपर में जो पूछी जाती है, विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो भाई सबसे पहले आते हैं हमारे यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले टेसियस, ईरान का राजवैद्य था। कौन था ये, ईरान का राजवैद्य। ये भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय, मतलब इसके ने लिखा तो है, शायद इसकी हिस्ट्री भी मिली होगी, हिस्ट्री किताब में इसका हो कुछ उल्लेख होगा, पर इसमें जो उसने कुछ लिखा है वो थोड़ा आश्चर्यजनक है, इसमें थोड़ा विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक तरह का हाइपोथेटिकल कह सकते हो आप। अब आता है हमारा हेरोडोटस, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हमारे इतिहास के पिता कौन है, तो हेरोडोटस। ऐसा भी मैं थोड़ा हिंदी में लिखा है मैंने, अभी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी, साथ साथ अभी इसकी इंग्लिश की भी स्लाइड चालू करूं मैं। ठीक है, इसकी जो हेरोडोटस की पुस्तक थी हिस्टोरिका है, जिसके अंदर भारत फारस संबंध का वर्णन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी भी थोड़ी हाइपोथेटिकली, मतलब जो इसका डाटा था वो भी हाइपोथेटिकल, मतलब अनुश्रुतियां अफवाह, मतलब इस सब के बेस पे था, तो ये भी हमारा अभी तक सही है कि गलत हम इसे बोल नहीं सकते। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, इनका जो डाटा है भाई विश्वसनीय और प्रमाणिक माना गया है। सही है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में थोड़ा और अच्छा कर सकूं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, अब है हमारा मेगास्थनीज, भाई साहब मेगास्थनीज एक नंबर का आदमी। ठीक है, एक नंबर का तो नहीं बोलेंगे भाई, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एक नंबर का तो नहीं था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को हमारा अलेक्जेंडर ने छोड़ा, अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेज दिया राजदूत बना के, तो एक नंबर तो नहीं भाई। ठीक है, पर हराया तो भाई हमारे पोरस नहीं था। अब आता है हमारा मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, पुस्तक इसने इंडिका लिखी और मौर्य समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा।
किसकी मतलब ज्यादातर जितने भी हैं सब ईरान यूनानी लेखक हैं, सब उन्हें मतलब बेसिकली तो मौर्य युग के बारे में लिखा है। तो यूनान यूनान की टक्कर हमारे मौर्य साहब से। मौर्य ने जो करा है भाई वो हमारी हिस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। ठीक है। इन्होंने हमारा अखंड भारत का सपना देखा है मौर्य काल ने हमारा, और कोशिश भी करी इन्होंने भारत को एक करने की। तो डाइमेकस सीरियन नरेश का आंतियोकस का राजदूत, सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत पेपर के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब भी हमारा अगर अगर वैसे लूसेंट के अंदर जो चीज लिखी है ना भाई, इंपॉर्टेंट ही मान के चलो, पेपर में कुछ भी आ सकता है। लूसेंट इज वन ऑफ द, लूसेंट खुद ही अपने आप में एक नोट्स है, आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट पढ़ लो तो इनफ है। ठीक है। अब आता है हमारे बिंदुसार का मतलब डाइमेकस जो था हमारे बिंदुसार के राज दरबार में आया, और इसने भी हमारा मौर्य युग की संबंधित विवरण किया। ठीक है। अब आया हमारा डायनोसियस। डायनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डेस्पस का राजदूत था भाई। ठीक है। और ये अशोक के राज दरबार में आया। ठीक है। नाम याद रख लो, डायनोसियस कौन था, मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डेस्पस के राजदूत था, अशोक के राज दरबार में आया। पूछा जा सकता है, आप भी रेडी रहो। टॉलमी पुस्तक भारत का भूगोल, ये 5वीं सदी में आया था भाई। भारत का भूगोल लिखा है इसने, इसी ने ज्योग्राफी लिख दी। ठीक है, ऐसा किताब में लिखा गया है, याद कर लो, पुस्तक इसने लिखी है भारत का भूगोल। ठीक है। अब आते हैं हमारे प्लिनी साहब। प्लिनी साहब आ गए भाई। अब प्लिनी साहब ने भी भाई आ गए, इन्होंने भी कुछ कुछ पुस्तक लिख दी प्रथम शताब्दी में। इन्होंने लिखी हमारी नेचुरल हिस्ट्री। इसके अंदर इसने लिखा हमारा भारतीय, देखो भाई, जो भी हमारा आया ना, सब भाई हमारी भारत की चीजों से मतलब उन्होंने हमारे कुछ ना कुछ दिखाया है। जैसे कि भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी। तो हम एक चीज तो मान सकते हैं, हमारे भारत में हर चीज स्टार्टिंग से काफी अच्छी है, जो मतलब बाहर के लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटेड करती है देखने के लिए। अब हमारा आता है पेरिप्लस ऑफ इथ्रियन सी। ये मतलब एक बुक है, इसकी अभी तक हमें राइटर की जानकारी नहीं मिली है। 80 ईस्वी में लिखी गई थी। ईसवी और ईसा पूर्व में तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा क्या होता है क्या नहीं होता। अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। ईसा पूर्व होता है हमारा बिफोर क्राइस्ट, मतलब हमारे पहले जो हमारे जो क्राइस्ट भगवान है, उनके उनके पहले जो ईयर चले थे हमारे, वो हमारे क्या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उन्हें बीसी बोलते हैं या फिर ईसा पूर्व बोलते हैं। और जो उनके बाद के चलते हैं वो हमारा होता है आफ्टर क्राइस्ट, जैसे एसी बोलते हैं, इनको बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है। इसने हमारे जो पेरिप्लस ऑफ इथ्रियन थी में इसने हमें क्या लिखा था, उस जो मतलब उस समय का जो भारत था, उनके बेसिकली बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इसने हमारे कहाँ पर आया था, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ये चीज ध्यान रखना अगर पेपर में पूछ लिया जाए। अब आते हैं भाई साहब चीनी लेखक, सबसे इंपॉर्टेंट। इन्होंने भाई हमारा सारा ज्ञान लिया है, हमारा सारा ज्ञान बटोर के गए, सारी चीज सीखी, हमारे बुद्ध भगवान का सारा ज्ञान इन्होंने लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं छोड़ी। ठीक है। अगर इनका बस चलता तो तक्षशिला में भी आ जाते हैं हमारे ये। और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हमारे उस टाइम पे बनी थी। अभी आगे आगे आएंगी, धर्मपाल जी ने भी बनाई थी हमारी, हमारे कुमार गुप्त ने तो बनाई थी, नालंदा बनाई थी। तो काफी सारे अभी हम पढ़ते चलेंगे तो हमें काफी सारी चीजें पता भी चलती रहेंगी। तो सबसे पहले भाई आया था मैं फाइयान। इसमें 4 लेखक है, चारों लेखक के नाम इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है। फाइयान आया था हमारा, फाइयान आया था गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध है। 14 साल भारत में रहा है भाई, कितने साल रहा है, 14 साल। तो सोचो कोई बंदा, वो भी चाइना से, 14 साल अगर भारत में रहा तो कितना ज्ञान बटोर के अपने साथ ले गया होगा अपने देश में, और वो आगे भी बढ़ा होगा। तो भाई फैयान ने 14 साल भारत में ज्ञान बटोरा है अपना, और भारत के बारे में सीखा, भारत की संस्कृति के बारे में सीखा। मध्य प्रदेश के बारे में बताया, मध्य प्रदेश की जनता को सबसे सुखी जनता बताया, विदिशा को सबसे सुखी जनता बताया। तो भाई याद रखना कि कहाँ आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कभी पेपर में कंफ्यूज हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त साम्राज्य के थे। और जो हमारे क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे मौर्य साम्राज्य थे। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब आया था मैं संयुगन। 3 वर्ष की यात्राएं बौद्ध की प्राप्ति एकत्रित की और 518 ईस्वी में आया। ये भी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, संयुगन। ये पेपर में पूछा गया है क्योंकि हुएनसांग, अब हुएनसांग कौन था भाई, इतना पढ़ लिया। हुएनसांग कौन था भाई, चाइना का बंदा था अपना हुएनसांग। ठीक है, चीज ध्यान रखना। मैंने इसको एक कोशिश करी है, एक ऑर्डर बनाया कि जिससे हम चीजों को याद रख सके। तो कब आया था भाई हुएनसांग, भाई अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब याद रखने से। बहुत सारी चीजें लिखी है, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारा ज्ञान बटोर के लेकर गया हिंदुस्तान से। बहुत सारी चीजें सीख के गया है, हमारे बुद्ध भगवान के बारे में सीख के। वहां भी बुद्ध धर्म हमारा सबसे बना होता क्या बोलते हैं, बेस्ट धर्म माना जाता है हमारे चाइना के अंदर।
तो बुद्ध भगवान के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज ज्ञान एकत्रित किया हमारे यहाँ से, हुइनसांग जी ने, और वो हमारे यहाँ से काफी सारा डाटा लेकर गए। तो हुइनसांग कौन था? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। ये एक चीज ध्यान रखना, हर्षवर्धन के साथ भी रहा और पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी रहा, और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की आपस में लड़ाई भी हुई। ये चीज ध्यान रखना अपने आप में, हुइनसांग दोनों जगह गया है। तो ये भाई बंदे भले बाहर से आए चाहे यहाँ से आए, सगे किसी के नहीं होते, वो हर जगह चले जाते हैं, उन्हें तो ज्ञान बटोरना चाहे यहाँ से मिले या वहां से मिले, और सही है ज्ञान कहीं से ही बटोरो। तो ये कब आया? ह्वेनसांग आया 629 ईस्वी में, चीन से निकला, एक वर्ष की यात्रा की, 630 ईस्वी में भारतीय राज्य कपीशा पहुंचा, 15 वर्ष भारत में रहा, 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। कुछ समझ में आया? दोबारा सुन लो। ह्वेनसांग कब आया? 629 ईस्वी में चीन से निकला, एक वर्ष की यात्रा की, 623 ईस्वी में भारत राज्य का पीछा पहुंचा, 15 वर्ष भारत में रहा, और 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा, मतलब 15 वर्ष बंदे भारत में रहा है। और इसका मकसद क्या था? इसकी मकसद ये था भारत की यात्रा का, बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करके तब भारत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्र करने के लिए, जाने के लिए भारत, मतलब भारत से ज्ञान बटोरने आया। भारत से बुद्ध भगवान के जो बुद्ध भगवान ने हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था उसके बारे में सीखने आया। वट तो इसने काफी सारी भारत से चीजें एकत्रित की, ज्ञान लिया, सीखा, सब कुछ समझा, तब ये भारत से गया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयू की में लिखा है, सीयू की। ये पेपर में ध्यान रखना, बुक पूछी जाती है, विच मतलब कौन सी किताब लिखी गई है उसके द्वारा, तो सीयू की। और इसने 138 देशों की यात्रा का इसमें विवरण किया है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बताना, दोबारा बता दूंगा। अब इसने हमारे हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का भी वर्णन किया है। इसने सिंध का राजा, जो सिंध का राजा था वो शूद्र था, जो इसने हमारा बताया है ह्वेनसांग ने। ठीक है, इसने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड। अब भाई ह्वेनसांग आया नालंदा विश्वविद्यालय, तो भाई वहां का प्रिंसिपल कौन था, हमारे कुलपति कौन थे, हमारे क्या बोलते हैं हेड कौन थे? तो हमारे हेड थे भाई साहब उस टाइम पे शीलभद्र। और विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ये चीज ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, सब ध्यान रखना। ठीक है, अब इत्सिंग साहब आए भाई 7वीं शताब्दी के अंत में। इत्सिंग साहब ने भाई देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय भी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भी, और अपने, और भारत में आया तो भारत के बारे में भी उसने अपना विवरण किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? अभी मैंने एक बंदे का नाम लिया था भाई, एक राजा थे हमारे, कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल ने हमारा बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमारगुप्त ने। समझ में आया? हमारे भारतीय सर का डायलॉग है, समझ में आया? आया। चलो ठीक है भाई। अब भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, अरवी लेखक। अरवी लेखक में भाई साहब पढ़ते चलो पढ़ते चलो, इतिहास हमारी ऐसी चीज है, जब एक बार घुसना चालू करोगे ना सीखते ही जाओगे। अपने आप में जब अपनी पुरानी चीजों के बारे में पता लगाओगे तो अपनी नई चीजों को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। तो पहला आता है हमारे अरवी लेखक, अलबरूनी साहब। तो अलबरूनी साहब हमारे आए महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी को कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता, बता देना कि मोहम्मद महमूद गजनवी हमारे भारत से क्या क्या लेकर गया है, बस पूछो मत। कितनी बार लूट किया इसने हमारे भारत में। इसने हमारे अलबरूनी ने क्या लिखा, अब चलो बाद में पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में, तो पहले अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं। अलबरूनी ने पुस्तक लिखी अरबी भाषा में, कौन सी किताब? उल हिंद। इसी को तहकीक हिंद बोलते हैं, इसी को भारत की खोज मिलते हैं। और इससे ना आज भी भारत के इतिहासकार बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं जब भी उन्हें कभी भारत की हिस्ट्री पढ़नी होती है। इसने क्या लिखा ध्यान सुनो, धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियो, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय, भाई जो जो मिला उसने सब लिख दिया। 80 अध्याय लिखे, समझ सकते हो भारत के बारे में उसने 80 चैप्टर लिखे। राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। समझ में आया भाई सबको? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? कोई टेंशन की बात नहीं भाई, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालो, खुद लाइव आऊंगा, खुद बताऊंगा सबको। इब्ने बतूता यात्रा वृत्तांत इसने किसमें लिखा? अरबी भाषा में। गाना सुना है इब्ने बतूता पैरों में जूता? मेरे साथ सबों ने सुना होगा। तो भाई इब्ने बतूता आया था भाई, यात्रा वृत्तांत इसने लिखा है अरबी भाषा में। इसने रेहला पुस्तक लिखी थी हमारी,
ठीक है, जिसने इसने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। अब भाई एक बंदा था मोहम्मद बिन तुगलक, इससे इतना इंप्रेस हो गया भाई 1333 ईस्वी में इसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, बनो भाई काजी। ठीक है, और इससे करीब 7-8 साल भारत में रहा था, 45 तक, 1345 तक शायद भारत में रहा था ये। मोरक्को से आया था, ये चीज ध्यान रखना ये, ठीक है। तो भाई इतना समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आगे पढ़ेंगे। बहुत ही भाई एक नंबर हमारे पोते राजा थे, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करवाने को राजी हो जाते, सोचते बहुत थे पर शायद कुछ करवा नहीं पाते थे, इनके इनके खुद के मंत्री इनसे परेशान थे। अब आते हैं हमारे अन्य लेखक। अन्य लेखक में आते हैं हमारे तारानाथ जी। तारानाथ जी हमारे तिब्बती लेखक थे। इन्होंने तंगियूर ग्रंथ की रचना लिखी। इसमें चंद भारत के इतिहास की हमें जानकारी मिल सकती है। याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब भी एक बार दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपने सीख ही लिया है तो भाई टेंशन का ही चीज चुटकियों में होना चाहिए, चुटकियों में। अब आते हैं हमारे मार्को पोलो। मार्को पोलो हमारे क्या है? इटालियन थे भाई, नाम ही सुन लो काफी है। इटालियन, वेनिस के थे हमारे 13वीं शताब्दी के अंत में हमारे। इन्होंने पांडे देश की यात्रा, जब भी पांडे संगम ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो मतलब है समझ लेना साउथ इंडिया। ये हमारा फेमस है पांडे हमारा। पांडे शब्द हमारा साउथ इंडिया, संगम काल हमारा साउथ इंडिया के लिए फेमस है पांडे का। जब भी पांडे साम्राज्य के बारे में कुछ ही पूछे कहाँ से था, हमारा साउथ इंडिया से रिलेटेड। अब वहां के हमारे क्या बोलते हैं राज्य कौन कौन से, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। इसका विवरण हमारे पांडे इतिहास के लिए उपयोगी है। कोई दिक्कत? समझ में आया? आया। अब आते हैं हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। किसी को कोई दिक्कत? अब हमारे सर अलेक्जेंडर कनिंगम। सर अलेक्जेंडर कनिंगम, सर अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। कौन है भाई? हमारे भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम याद रखना क्या जा रहा है। अगर हो गया तो ठीक, वरना 2-4 बार पढ़ते चलो, शायद एक आध बार तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। तो अब आता है हमारा बोगाज कोई। एशिया माइनर 14 ईसा पूर्व का अभिलेख है हमारा बोगाज कोई। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नास्ते, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। याद रख लो, याद नहीं हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। एक दो बार वीडियो और देखो तो शायद याद हो जाएगा। बोगाज कोई पूछा जाता है। करुण स्तंभ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यवन राजदूत हेलिडोरस के बेसनगर विदिशा, विदिशा विदिशा भाई विदिशा हमारा एमपी के अंदर है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत का जिक्र, भारतवर्ष का ध्यान रखना। सोहगरा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी, संकट काल में उपयोग हेतु। मतलब इस दुर्भिक्ष मतलब संकट काल, जो हमारा एक तरह का अकाल सा आ जाता है, उस टाइम की हमारी क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे उस टाइम पे हम एक तरह से वगैरह भी लेख बोल सकते हैं उस टाइम का। इसके अंदर चीजें लिखी गई है, कैसे कैसे मेंटेन करी जाती हैं चीजें भाई। हमारा जब अकाल आएगा, संकट काल आएगा, ये सब चीजें। भारतीय भीतरी स्तंभ अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी। एरन अभिलेख। शासक भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। कम से कम 5 से 6 बार पेपर में आया भाई एरन अभिलेख, ध्यान रखना। सत्यवान राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया, जो हमारे सत्यवान राजा हैं। अब भाई कमेंट बॉक्स में आपको सत्यवान राजा के सबसे वीर राजा का नाम बताना है, यह आपका काम है, मेरा काम नहीं। मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में। मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी। गुड़शोम गर्तावास गड्ढा करके साक्ष्य है। कश्मीर में का है ये मानव पाषाणी पुरा स्थल का। तो इसके अंदर उतरने के लिए हमारी सीढ़ियां होती थी। बस यही है, लिखा हुआ है बस इतना। तो भाई अभिलेख मिला था, पढ़ लो। आज सिक्के, प्राचीनतम सिक्के साहित्य में काशार्पण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा हमें ये प्रकट करती है कि वो लोग हमारे क्या थे, क्या थे भाई? बता दो यार कोई, आई एम वेटिंग। हमारे क्या थे? वो संगीत के प्रेमी थे। अरिकमेडु, पुदुचेरी के निकट। रोमन सिक्के प्राप्त हुए, पेपर में आया एक बार क्वेश्चन। अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भारत संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया। कंबोडिया मंदिर है अंगोर वाट का, ध्यान रखना। और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुए। ये हमारे अभी जो अभिलेख पढ़े थे उनका एक थोड़ा सा समरी टाइप है, देख लीजिए। महत्वपूर्ण, इसकी एक टेबल है महत्वपूर्ण अभिलेख की हमारी। सब जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, मैं लूसेंट ही पढ़ा रहा हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझा सकूं, मैं खुद समझ सकूं, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी। बताया मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में। महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख हमारे हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित
कलिंग राजा खारवेल ने के शासक उस राज्य का वृत्तांत करता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयागस्तम अभिलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन तृतीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश शिशुवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरियम जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। याद कर लो, हो जाए ठीक, नहीं याद हो तो पढ़ते चलो, एक ना एक बार अपने आप याद हो जाएगा। तो उत्तर भारत के मंदिरों की निर्माण शैली कैसी थी? नागर शैली। कैसी शैली थी? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की निर्माण शैली द्रविड़। आपने हमारे हमारे राष्ट्रगान में भी एक द्रविड़ वर्ड सुना होगा। दक्षिण भारत के मंदिर की निर्माण शैली वेसर शैली। दोनों शैलियों का प्रभाव मिलता है। अब एक आते हैं पंचयातन शैली। पंचयातन शैली हमारी क्या थी? हिंदू मंदिर के लिए शैली थी। इसके अंदर हमारे क्या होता है, मैंने एक ड्राइंग बना रखी है आपको, अगर ये ड्राइंग हमारी दिख रही हो, ये ड्राइंग बना रखी है, इसके अंदर कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये बीच में हमारा एक मंदिर है और इसके चारों ओर हमारे क्या है, चार सहायक मंदिर है। और ऐसे मंदिर आपको अगर उदाहरण देखने तो हमारे कंदरिया कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। देखोगे तो बेसिकली हमारे ज्यादातर मंदिर उड़ीसा और इन सब की तरफ ही है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। कोशिश किया और अच्छा चीजों को यूनिक बनाने की थोड़ा कोशिश करता रहूंगा, समझ में आएगा आपको टाइम टू टाइम। अगर कोई भी आपको लगे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया इन वीडियो में मुझे ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, काफी सारे व्हाट्सएप मेरे दोस्तों ने बताया, आपने बताया, तो ठीक लगा। करेंगे इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे समझेंगे, आप समझोगे मैं समझूंगा, चीजें समझ में आएंगी, तो धीरे धीरे हो जाएगा सबको, ठीक है। चलो भाई, ये आज की आखिरी स्लाइड थी। थैंक यू। एग्जाम मेंटर को सफल बनाए। कोशिश करता हूँ एग्जाम मेंटर हमारा आगे बढ़ेगा, एग्जाम मेंटर के साथ आप मेंटर बनोगे, आप सिखाओगे कुछ हम सीखेंगे, तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। जय हिंद जय भारत। चलो भाई, बंद करते हैं फिर।